very warm welcome to all of you. My name is Anshul Tyagi and this is my YouTube channel. So today we would be starting with Unit 2 for BPCC 110 Methodological Approaches in Applied Social Psychology. ये वाला सेशन पार्ट 1 है. इससे पहले यूनिट 1 पोस्टेड है ऑन द चैनल इन द प्लेलिस्ट नेम्ड बाय BPCC 110. So do give it a watch prior to this. Now, let me introduce you to my channel. I basically provide explanative sessions and quality content to you guys. And if you find the session worth it, do like, subscribe, and share. You can post your or drop your doubts to me via comment section or mail or basically a doubt form. ठीक है. यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल जहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह सब कुछ मिल जाता है. जो भी इम्पोर्टेंट लिंक है वो सब कुछ आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. सो डू गिव इट अ चेक. सो अभी हम बात करते हैं आज के इस सेशन के कंटेंट की, जो हमारा रियल मुद्दा है. ठीक है. सो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं नीड ऑफ रिसर्च, देन सोशल इश्यूज एंड ह्यूमन बिहेवियर, देन कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च इन साइकोलॉजी, और आई शुड से इन अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी में रिसर्च का कॉन्सेप्ट कैसे यूज होता है वो. देन वी वुड बी व्यूइंग व्हाट आर द गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्चेस and what are the characteristics of psychological researches. Basically आपके साइकोलॉजिकल रिसर्च का कैसे हम एक एफिशिएंट यूज कर सकते हैं अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी की फील्ड के अंदर, ये हम यहाँ पर कंप्लीट एक तरीके से बात समझने वाले हैं. यूनिट बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट है. सो डू हैव दैट अमाउंट ऑफ पेशेंस एंड इंटरेस्ट टू. ओके. सो अभी हम स्टार्ट करते हैं विद द कॉन्सेप्ट नीड ऑफ रिसर्च. तो रिसर्च की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ओके. रिसर्च जो हमने पहले पढ़ा था अभी तक. सो रिसर्च एक जो टर्म है वो रिसर्चे एक लाइक वर्ड से निकल के आया है जिसका मतलब होता है सर्वे करना. ठीक है. हमें रिसर्च की ज़रूरत एक एप्लीकेटिव फील्ड के अंदर या एक डिसिप्लिन में ज़रूरत बहुत पड़ती है इन रिस्पेक्ट के. हमें अगर किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में या इशू के बारे में एक वाइडर एंगल से डेटा चाहिए तो रिसर्च को वहाँ पर अप्लाई करते हैं. ठीक है. उससे हमें डेटा मिलता है, उससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, कुछ ना कुछ ऐड ऑन होता है और एक वाइडर एंगल हमें समझ में आता है. अगर हम बुक की नॉलेज पे जाएं, सो नीड ऑफ रिसर्च इज बेसिकली इम्पॉर्टेंट फॉर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल इशूज. क्योंकि हम सोशल अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो समाज के अंदर सोसाइटी के अंदर जो सोशल इश्यूज हैं उनको और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है. It is required for basically formulating suitable intervention methods. अगर हमें अपने सोसाइटी के अंदर एक सोशल इशू दिख रहा है, ओके, सो हमें उसको रोकने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए स्पेसिफिक इंटरवेंशन मेथड्स या स्टेप्स लेने पड़ते हैं उसको रोकने के लिए. सो वहाँ पर रिसर्च जो है हेल्प करता है, वो हमें इंडिकेट करता है, क्लियरली बताता है कि व्हाट ऑल आर द एग्जिस्टिंग सोशल इश्यूज, उनका एक्सट्रीम पॉइंट क्या है, वो सब कुछ हमें रिसर्च के थ्रू पता चलता है. ठीक है. अभी हम देखते हैं कि लेट मी जस्ट चेक वंस. सो अभी हम देखते हैं सोशल इश्यूज और ह्यूमन बिहेवियर के बीच में क्या कनेक्शन है. सी, हमारा जो समाज में इशू है या सोसाइटी में जो एक तकलीफ है, ठीक है, वो जो प्रॉब्लम है या इशू है, और जो ह्यूमन बिहेवियर है, हमारा उस पर्टिकुलर इशू के लिए रिस्पॉन्स क्या है, हम कैसे उसको बिहेव लाइक उस पर्टिकुलर इवेंट को या इशू को देखने के बाद हम कैसे बिहेव करते हैं या हमारा रिएक्शन क्या रहता है, प्लस में हमारा उस इशू के अगेंस्ट रिएक्शन है या विद उसके रिएक्शन है या बिहेवियर है, उन दोनों के बीच में क्या लिंक है. सो यहाँ पर हमें पता है कि इट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस ईच अदर. जो सोशल इशू है और जो ह्यूमन बिहेवियर है ये आपस में इंटरकनेक्टेड है बहुत हद तक. जो है आप देखेंगे कि दोनों का जो है एक दोनों को एक लाइक म्यूचुअल इम्पैक्ट पड़ता है. ठीक है. हम देखते हैं ब्रॉडन स्कोप एंड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट.
जब हम देखते हैं कि सोशल इशू एंड ह्यूमन बिहेवियर साथ में एलाइनेशन में काम करते हैं, तो कहीं न कहीं जो सब्जेक्ट वर्क है या जब जो भी आपका लाइक एक फिनोमेना आप समझना चाहते हैं, जो भी सोशल इशू आप समझना चाहते हैं, तो उन सबका स्कोप बढ़ जाता है, ठीक है? आपको एक वाइडर पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है जब हम इन दोनों को कोलैब करते हैं। Development, implementation and evaluation of intervention strategy. सोशल इशू को समझना और ह्यूमन बिहेवियर को भी साथ के साथ उस इशू से रिलेट करके समझने से हम क्या कर पाते हैं, हम स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज डेवलप कर पाते हैं, स्पेसिफिक इंटरवेंशंस ले पाते हैं कि हम बिहेवियर लोगों का उस सोशल इशू से जो केंद्रित बिहेवियर है, उसके अराउंड जो बिहेवियर है, उसको समझ लेते हैं। फिर हम ये समझ पाते हैं कि क्या-क्या फैक्टर्स हैं जो उस सोशल इश्यू को लाइक एक तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं या फिर सप्लीमेंट करते हैं। तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बोलें तो दोनों का सोशल इश्यू का और ह्यूमन बिहेवियर का एक बहुत ही म्यूचुअल रिलेशनशिप है और ये 3 पॉइंट्स आप यहाँ पर डाल सकते हैं, राइट? अभी हम बताते हैं कि हम ना पहले स्टार्टिंग में ना साइकोलॉजी पढ़ते हैं। साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लाइक उसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं। उस साइकोलॉजी का ही एक ब्रांच है जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी का भी एक ब्रांच है जिसको हम पढ़ रहे हैं इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर, दैट इज अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी। सो अब हम देखने वाले हैं कि रिसर्च का यूज़, रिसर्च जो कि साइकोलॉजी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपनी जगह बना के चलता है, तो रिसर्च का क्या एक इम्पैक्ट है या यूज़ है अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी के अंदर, ठीक है? अभी हम देखते हैं कि क्या-क्या गोल्स या प्रिंसिपल आप बेसिकली देख पाएँगे कि कैसे रिसर्च हम कनेक्ट करेंगे अब धीरे-धीरे। सो देखो, जो गोल्स, प्रिंसिपल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च हैं, they hold true or they are also equivalently applicable for applied social psychology too. जो आपकी नॉर्मल रिसर्च जो साइकोलॉजिकल रिसर्च होती है, उसके अंदर अब तक हमने पढ़े हैं बीपीसीसी 105 एंड 10 में आई गेस, और 4 लाइक 4, 8, 10, इन सब में हमने देखा है कि साइकोलॉजिकल रिसर्च के बारे में हमने समझा है, ठीक है? स्टैटिस्टिकल पर्सपेक्टिव वगैरह बहुत कुछ देखा है, ठीक है? फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के अंदर। सो कहीं न कहीं जो साइकोलॉजिकल रिसर्च के जो प्रिंसिपल्स एक जनरल लेवल पे अप्लाई होते हैं, वो अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी में भी उतने ही एप्लीकेटिव होते हैं। पहले आप देखोगे कि जो रिसर्च होता है, रिसर्च इज़ बेसिकली इम्पोर्टेंट क्योंकि रिसर्च करने के बाद हम अपनी एग्ज़िस्टिंग नॉलेज जो पहले से हमें हमारे हमारे पास जो एग्ज़िस्टिंग नॉलेज है, उसके अंदर कुछ और ऐड ऑन कर पाते हैं, ठीक है? रिसर्च के थ्रू। ये फ्रेंच टर्म रिसर्चे से डिराइव हुआ है। रिसर्चे का मतलब होता है टू ट्रैवल और सर्वे। अब रिसर्च जो होती है ना, वो क्रिटिकल भी होती है और कॉम्प्लेक्स भी होती है नेचर के अंदर, ठीक है? फिर आप देखोगे कि एंड लाइक यूजिंग रिसर्च आप जो है एक पर्टिकुलर इवेंट का या स्टिमुलाई का कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन कर पाते हो, ठीक है? मतलब एक पर्टिकुलर इवेंट को या एक पर्टिकुलर बिहेवियर को, जिस भी चीज़ के लिए आप रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, उसका आप एक प्रॉपर एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस कर पाते हो, उसको रिकॉर्ड कर पाते हो। फिर आप जनरलाइज़ेशन भी कर पाते हो। जनरलाइज़ेशन मतलब कि आपका जो रिज़ल्ट आएगा, आप उसको एक वाइडर पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई कर पाते हो। प्लस में आप थ्योरीज़ भी डेवलप कर सकते हो। ये सब कुछ हमने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है? अभी आप देखोगे कि ये एक जनरल आइडिया दिया है आपको रिसर्च के बारे में, जो अब तक हमने पहले ही पढ़ा है। अभी आप देखोगे कि रिसर्च के ना कुछ स्पेसिफिक लाइक आप नेचर देख लो या ऑब्जेक्टिव देख लो, वो यहाँ पर बताए गए हैं कि जो आपकी रिसर्च होती है ना, वो सिस्टमैटिक होती है इन नेचर, क्योंकि उसके अंदर एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो किया जाता है। प्लस में वो साइंटिफिक नेचर की होती है आपकी रिसर्च। वो सिस्टमैटिक होती है, इसी वजह से आप क्रेडिबिलिटी एक बेसिकली रिसर्च जो होगी वो बहुत ही क्रेडिबल नेचर की हो जाती है। वहाँ पर आप बायसेस को अफ़ोर्ड नहीं करते, ठीक है? दूसरा पॉइंट कि जो रिसर्च होता है वो ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है।
ऑब्जेक्टिव नेचर का मतलब होता है कि वहाँ पर आपकी पर्सनल बिलीफ्स आते नहीं हैं, वहाँ पर आप पूरा फैक्ट्स बेस्ड अपना काम करते हैं, हाई इंटरनल वैलिडिटी मिलती है, पर्सनल बिलीफ और बायसेस वहाँ पर इंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि रिसर्च के थ्रू आप किसी प्रॉब्लम का आंसर ढूंढने के लिए निकले होते हो। आपको अगर आप अगर एक साइकोलॉजिस्ट हो या साइकोलॉजी की ही फील्ड की बात करते हैं, अगर आपको अपने सोसाइटी के अंदर एक पर्टिकुलर इशू देखने को मिलता है, सो आप उस इशू के लिए उसका आंसर ढूंढते हो यूजिंग रिसर्च, ठीक है। देन देयर इज अ पॉइंट कि जनरलाइजेशन करने में हेल्प करता है या थ्योरीज बनाने में, प्रिंसिपल्स बनाने में रिसर्च हेल्प करता है। ये आपको इन्होंने एक जनरल आइडिया दिया है जो कि ये बताना चाहते हैं कि ये सब कुछ आपका जनरली साइकोलॉजिकल रिसर्च के ऊपर अप्लाई होता है। यही सब कुछ आपका अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी की फील्ड में भी लगता है, वहां पर भी उसका नेचर ये सेम ही रहता है, ठीक है। सो गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, अभी हम देखते हैं कि मेन जो मकसद होता है आपकी साइकोलॉजिकल रिसर्च का, दैट इज कि वो ह्यूमन और एनिमल बिहेवियर को समझ पाए, उसको कॉम्प्रीहेंड कर पाए, उसको एनालाइज कर पाए, और कोई भी सोसाइटी के लेवल पे अगर कोई भी ह्यूमन या एनिमल बिहेवियर की वजह से दिक्कत अराइज होती है, उसको डी कोड कर पाए, उसको सॉल्व आउट कर पाए, ठीक है। ये मेन गोल होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी रिसर्च का, बोल लीजिए, या स्पेसिफिकली साइकोलॉजिकल रिसर्च का। फिर 5 चीज़ें आपने पहले भी पढ़ी हुई हैं कि डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, प्रिडिक्शन, कंट्रोल एंड एप्लीकेशन इन योर साइकोलॉजिकल रिसर्च। ये सब कुछ हमें बेसिक गोल्स हमें पता है। डिस्क्रिप्शन में अगर मैं आपको थोड़ा बहुत उसके अंदर ब्रीफिंग करूँ, सो डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि आपका जो कोई भी प्रॉब्लम है, जो कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं, आप उसको डिस्क्राइब करेंगे। आप उसको जनरल टर्म्स में बताएंगे कि येस दिस पर्टिकुलर इशू और प्रॉब्लम का फीचर ये है, ये एग्जिस्ट करता है। सेकंड होगा, आप उसका एक्सप्लेनेशन दोगे। अब आप उसके फैक्टर्स समझोगे कि ये जो प्रॉब्लम है इसके पीछे की वजह क्या है, इसके पीछे के फैक्टर्स क्या है जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। तीसरा होगा प्रिडिक्शन। जब आप एक बारी फैक्टर समझ लेते हो, तो फिर आप जो है एक तरीके से प्रिडिक्ट कर पाते हो कि फ्यूचर के अंदर अगर हमें ये पर्टिकुलर फैक्टर्स मिलते हैं, ये कंडीशंस मिलती हैं, तो वो पर्टिकुलर ह्यूमन बिहेवियर जो हमारे लिए प्रॉब्लम है, वो दोबारा से अराइज हो सकता है, ठीक है। सो ये हो गया प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन के अंदर हम ये करते हैं। फिर आपका फोर्थ स्टेप है कंट्रोल करना। अब आपको पता है कि क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, आपको पता है कि ये पर्टिकुलर इशू है, ठीक है। अब आप इसको कंट्रोल करेंगे, आप पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज को तैयार करेंगे। फिफ्थ है एप्लीकेशन। आपने स्ट्रैटेजीज तो बना ली, अब आप उसका रियल लाइफ में एप्लीकेशन देखेंगे, या कितना आपका अब तक का जो काम है रिसर्च का वो कितना फ्रूटफुल रहा है, वो सब कुछ आप यहाँ पर देखेंगे। ये आपके बेसिक गोल्स हैं, और यही सारे गोल्स आपके अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी में भी लगते हैं। अब आपका एक पॉइंट आता है, गुड साइकोलॉजिकल रिसर्चेस। जो अब तक हमने पॉइंट्स पढ़े हैं या इससे पहले भी आपने जो कोर्सेज में पढ़े हुए हैं, वही यहाँ पर ब्रीफ इन होंगे कि एक अच्छी साइकोलॉजिकल रिसर्च वही होती है जो सिस्टमैटिक नेचर की होगी, जो साइंटिफिक नेचर की होगी, जिसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, जिसको आप रेप्लिकेबल कर सकते हैं। रेप्लिकेबल का मतलब होता है कि आपका जो रिजल्ट आया है अब आप उसको पब्लिश करा सकते हैं, और फ्यूचर में अगर आपके आने के बाद कोई और एक पर्टिकुलर स्कॉलर आता है या एक इंटरेस्टेड स्टूडेंट आता है जो उसी फील्ड में रिसर्च करना चाहता है, वो आपके काम को यूज करेगा अपना बेस बनाकर। तो रेप्लिकेबल नेचर का हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपका रिसर्च वर्क उतना क्रेडिबल होगा, उतना ट्रस्ट वर्दी होगा, तभी वो रेप्लिकेबल नेचर का होता है, ठीक है। लॉजिकल होना चाहिए, और वो जनरलाइजेशन में भी हेल्प करना चाहिए। ये बेसिक फीचर इन्होंने दिए हैं। अभी आप देखेंगे कि अगर आपका जो साइकोलॉजिकल रिसर्च है, अगर वो इन फीचर्स को सपोर्ट करता है, वो एक अच्छा गुड साइकोलॉजिकल रिसर्च है, ठीक है। सो वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कुछ पॉइंट्स, जैसे कि आप देखोगे कि वहाँ पर आपका जो बिहेवियर है,
क्योंकि हम देखो हम साइकोलॉजिकल रिसर्च की बात कर रहे हैं, तो जो भी प्रॉब्लम होगी ना वो साइकोलॉजिकल ही होगी। कुछ ना कुछ आप किसी के बिहेवियर में चेंज देखते हो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लमैटिक चीज़ें देखते हो। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि वॉयलेंट गेम्स देखकर, ठीक है, या फिर एग्रेसिव गेम्स खेलकर, वीडियो गेम्स खेलकर जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्रेसिव नेचर को अपने अंदर इनग्रेन करते हैं, या वो भी वॉयलेंट नेचर दिखाने लगते हैं, वो भी एब्यूजिव हो जाते हैं, ठीक है। ये मेरे को ना ये बिहेवियर में दिख रहा है, ठीक है? ये मेरे लिए प्रॉब्लमैटिक चीज़ तभी है जब मेरे को उनके बिहेवियर में दिख रहा है। तो जब मैं अपना साइकोलॉजिकल रिसर्च करूँगी, तो मैं यहाँ पर इस बिहेवियर को डिस्क्राइब करूँगी एक सिस्टमैटिक लाइक पूरे वे में। यहाँ पर स्पेलिंग में मिस्टेक है तो करेक्ट कर लेना सिस्टमैटिक में, ठीक है? अब जो भी इवेंट है, जो भी इश्यू है, मैं उसको आइडेंटिफ़ाई करूँगी, उसको रिपोर्ट करने की कोशिश करूँगी, ठीक है? अब इसके बाद मैं एक्सप्लेन भी करूँगी कि उस पर्टिकुलर इवेंट की अकरेंस हुई क्यों? वो प्रॉब्लम आखिर में आई कहाँ से, हुई क्यों? ठीक है? तीसरा या फिर एक और पॉइंट जो आपको देखने को मिल रहा है कि मैं प्रिडिक्शन करूँगी, ठीक है? मैं प्रिडिक्ट कर पाऊँगी, मैं बता पाऊँगी कि ये फैक्टर्स मिलेंगे, ये फैक्टर्स आपके एनवायरनमेंट में आप पहुँचाओगे, तो ये वाला बिहेवियर दोबारा से ट्रिगर हो सकता है, ठीक है? हमें इन फैक्टर्स को कंट्रोल करना है। तो ये सब कुछ आप तभी समझ पाते हैं जब आपकी साइकोलॉजिकल रिसर्च वर्थ इट होगी, ठीक है? उसकी मेन फीचर वही रिवॉल्व होते रहेंगे अभी तक, ठीक है? अभी इन्होंने आपको बताया है कि आपके साइकोलॉजिकल रिसर्चेस के कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं। जो अभी तक पढ़ा है वही है कि आपका मेन कैरेक्टरिस्टिक तो यही है कि आप साइकोलॉजिकल रिसर्च के थ्रू ऐसे इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज को डेवलप करना चाहते हैं, ऐसे कुछ पर्टिकुलर तरीके निकालना चाहते हैं जिनकी वजह से आप उस प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर को चेंज कर पाए, ठीक है। दूसरा, आप कॉन्क्लूजन तक पहुंच पाए और आप जो प्रॉब्लम आप देख रहे हैं उसको सॉल्व कर पाए। इन सारी चीज़ों के लिए आपको कुछ स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स लाइक अचीव करना ज़रूरी है साइकोलॉजिकल रिसर्च में, जो कि आपको यहाँ पे बॉक्सेस में दिखेंगी। पहला तो पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च नीड्स टू बी स्टेटेड इन क्लियर एंड स्पेसिफिक मैनर। आपका जो भी रिसर्च है उसका पर्पस, उसका ऑब्जेक्टिव बहुत ही क्लियर शब्दों में आप बता दीजिए। आप ध्यान रखिए कि ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन रहे, आपके पर्सनल ओपिनियंस वहाँ पर लाइक बार्जन ना करे, ठीक है। रिसर्च का जो प्रोसीजर है वो पूरा प्री प्लान्ड हो, प्लानिंग के हिसाब से ही चले, ठीक है। रिसर्च डिज़ाइन जो है हर रिसर्च का अलग होता है, ठीक है। सो रिसर्च डिज़ाइन को भी आप बड़े ही ध्यान से चूज़ करें, और स्पेसिफिक टूल्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं डेटा एनालिसिस में। तो अगर आपने 105 एंड 10 पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि वो स्पेसिफिक डेटा एनालिसिस टूल्स ही यूज़ किए जाएँ। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके पास। फिर आप देखेंगे कि इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च इन एप्लाइड सोशल साइकोलॉजी। जब हम अपने अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, ओके। पहला तो ये है कि फोकस ऑन सोशल इशू या प्रॉब्लम। यहाँ पर क्योंकि हम अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो सोशल इशू, समाज में जो दिक्कत है ना उसको अपना फोकस बनाइए, उसके ऊपर केंद्रित रहिए, ठीक है। यहाँ पर ज़रूरी है कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ चलें, एक ओवरऑल एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच के साथ चलें। जब कभी भी आप अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी में रिसर्च करते हैं, एक वाइडर एंगल से अपनी प्रॉब्लम को, सोशल इशू को देखने की कोशिश करिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि फील्ड का काम है। अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी में जब कभी भी आप रिसर्च करते हैं तो आप एक लेबोरेटरी में बैठकर अपनी रिसर्च को अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी में कंडक्ट नहीं कर सकते। आपको फील्ड में उतरना पड़ेगा, आपको सोसाइटी में लोगों के बीच में जाकर वो चीज़ को एनालाइज करना पड़ेगा। एक्शन प्लान डेवलप्ड विद रिस्पेक्ट टू रिजल्ट ऑब्टेन। अब आपने रिसर्च कर ली, आप या रिसर्च करना चाहते हैं अभी भी, लाइक कंटिन्यूड है। सो जो कोई भी आप इंटरवेंशन, जो कोई भी आप लाइक लेना चाहेंगे, स्ट्रैटेजीज डेवलप करेंगे, सब कुछ जो भी आप करने वाले हैं वो आपके रिजल्ट्स के बेसिस पे होना चाहिए।
जो आपने रिजल्ट ऑब्टेन करा है अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी के अंदर रिसर्च करने के बाद। ओके, सो ये था कुछ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। सो अभी के लिए इतना ही। आज इस सेशन में इतना ही है, आपको ब्रीफिंग कर दिया है। इसके बाद का जो टॉपिक है वो एक कंप्लीट बड़ा टॉपिक है, तो उसको हम लाइक सेपरेट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। एंड आई होप कि ये जो आपने ट्रांजिशन देखा होगा लाइक वीडियो में सेशन में, जो कि अभी भी बहुत पीछे है, तो विद टाइम आई वुड बी लाइक इन्वेस्टिंग मोर टाइम, मोर एफर्ट्स, मोर रिसोर्सेज इनटू इट। सो अभी के लिए इतना ही है गाइस, एंड आई होप कि आपको लाइक सेशन अच्छा लगा हो। सो इफ यू फाइंड इट वर्थ इट, do like, subscribe and share, and stay tuned to my channel. Take care guys, this is Anshul Tyagi saying bye bye, and bye bye.